इनाम अनम्यूट है यार just a second हमारा सर म्यूट है सर. Okay, so if you consider that these plates are actually enclosed in a cylinder and that cylinder also encloses a gas. तो अब इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद है. अब होगा ये कि जब ये रेडिएशन आती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं. अब अगर यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो कम होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है. नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस ये करता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है. अब अगर ये पोटेंशियल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड्स वीक है तो इसका मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट कम करेंगे और जब कम करेंगे तो उनके चांसेस ये हैं कि वो बहुत ज्यादा नजदीक होंगे. इलेक्ट्रॉन इज देयर और पॉजिटिव आयन, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है तो वो दोबारा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हमारे पास जो रिकम्बिनेशन है वो रेट ज्यादा होती है बजाय इसके कि वहां पर आयन दूर भागे बिकॉज ऑफ द फील्ड. तो ये जो रीजन 1 है ये रिकम्बिनेशन रीजन कहलाता है इस वजह से है कि 0 से लेकर जो V1 रीजन है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द अदर वो कम है और इस वीकनेस की वजह से वहां पर रिकम्बिनेशन ज्यादा हो जाती है. सो अब अगर इस रिकम्बिनेशन फील्ड से हम आगे निकलना चाहें देन वी नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज और V1 से हम पहुंच जाएंगे V2 पे. तो V1 रीजन जो है या रिकम्बिनेशन रीजन में जो रिकम्बिनेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन होती है वो बिकॉज ऑफ द लो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिकम्बिनेशन ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन रीजन. रीजन नंबर 2 को आप देखें. सो इन रीजन नंबर 2 with a voltage between V1 and V2 the charge collected stays constant. यहाँ पर जो चार्ज कलेक्शन है वो कांस्टेंट है क्योंकि आपने कांस्टेंट वो जो जितने चार्ज क्रिएट हुए हैं वो अभी आप उसको क्या कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं. Constant despite a change in the voltage because the recombination rate is 0 and no new charge is produced. अब यहाँ पर जो रिकम्बिनेशन रीजन है उससे वोल्टेज ज्यादा है तो वो दोबारा जितने चार्जेस क्रिएट हो चुके हैं उनको अब हम पोटेंशियल इंक्रीज करके कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये कहलाता है आयनाइजेशन रीजन. जितनी भी आयनाइजेशन हो चुकी है उसको अब हम कलेक्ट कर रहे हैं बिटवीन V1 एंड V2 और इस रीजन को इसलिए कहते हैं आयनाइजेशन रीजन बिकॉज ऑफ द वोल्टेज. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन रीजन, आयनाइजेशन चैम्बर. इसको आयनाइजेशन रीजन भी कहते हैं या इस काउंटर का नाम या इस चैम्बर का नाम है आयनाइजेशन चैम्बर. तो अब अगर कहीं पर डिटेक्टर्स आपके पास आए और उसमें आ जाए कि जी व्हाट इज आयनाइजेशन चैम्बर, तो आयनाइजेशन चैम्बर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस रीजन में डिटेक्टर में जनरेट होते हैं उनको पोटेंशियल फील्ड की वजह से उसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन चैम्बर. द आउटपुट सिग्नल is proportional to the particle energy dissipated in the detector. अब जो आउटपुट सिग्नल हमारे पास आएगा करंट की सूरत में या पल्स की सूरत में वो प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल की जितनी एनर्जी होगी क्योंकि ये आयनाइजेशन है और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन के लिए इस गैस चैम्बर में 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार होती है. तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर ज्यादा होंगे, इसका मतलब है आयनाइजेशन ज्यादा होगी और उसी आयनाइजेशन चैम्बर को हम क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल. तो जो इंसिडेंट एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन होगी. तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हम आयनाइजेशन चैम्बर में है या आयनाइजेशन रीजन में है तो वो हमें बताता है कि पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कितनी है. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल एनर्जी इज पॉसिबल. तो अगर आपने एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करनी है तो सिंपली आप आयनाइजेशन रीजन में चले जाएं और एक खास वोल्टेज रखें और वो आपको बताएगा कि जी कम है या ज्यादा है उस पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी. सिंस द सिग्नल from an ionization chamber is not large, only
Strong ionizing particles such as alpha, proton, fission fragments and other heavy ions are detected by such detectors. अब इसमें limitation ये है कि जो weak particles होंगे, weak particles का मतलब ये है कि for example हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है या एग्जैक्टली 30 है, तो उसकी रेट ऑफ आयनाइजेशन कम होगी या नहीं होगी, तो वो पार्टिकल तो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस तो वो हैं, लेकिन उसको हम डिटेक्ट इस वजह से नहीं कर सकते कि वहां पर वो आयनाइजेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इस रीजन में वो पार्टिकल्स रजिस्टर हो सकते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, और एनर्जी किन पार्टिकल की ज्यादा हो सकती है? अल्फा की ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की ज्यादा होती है, या जो फिशन फ्रैगमेंट्स होते हैं या कोई हैवी आयंस होती हैं, उसको इस रीजन में हम डिटेक्ट करवा सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो आयनाइजेशन रीजन है ये लिमिटेड रीजन है या उसकी लिमिटेशन है। वो कौन सी है कि लो एनर्जी वाले रेडिएशंस को हम यहाँ पर इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट रीजन इज रीजन नंबर 3, और वो रीजन नंबर 3 है प्रोपोर्शनल रीजन। द नेम इज क्लियर, प्रोपोर्शनल, और वो V2 और V3 के दरमियान, इसका मतलब है V2 से ज्यादा होगी और V3 के दरमियान। In this region, with a voltage between V2 and V3, the electric field is so strong in a certain fraction of the detector volume that electron from the primary ionizing acquire enough energy between collisions to produce additional ionization, charge multiplication यहाँ पर हो गई है। अब ये होगा कि हम तो मुसलसल पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका एक फायदा तो ये है कि आयनाइजेशन रीजन में तो हो गया है, लेकिन अगर सारे आयंस कलेक्ट करने के लिए खास वोल्टेज चाहिए होते हैं, वो V2 है, अब उससे हम ऊपर जा रहे हैं। तो अब आप कर क्या रहे हैं कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स और आयन जनरेट हुए हैं उसको आप एनर्जाइज कर रहे हैं। वो जो एनर्जी गेन करेंगे वो जाकर मजीद उसी गैस को हिट करेंगे और मजीद सेकेंडरी आयनाइजेशन क्रिएट करेंगे। सो द कलेक्टेड चार्ज स्टार्ट इंक्रीजिंग, और यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ चार्ज है, क्योंकि ये अब ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्राइमरी आयनाइजेशन है वो जाकर सेकेंडरी आयनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन इंक्रीज करने की वजह से वो राइज हो रही है। दस द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर इज अ प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी आयनाइजेशन। अब ये प्रोपोर्शनल इस वजह से कहलाता है कि ये प्रोपोर्शन है बिगिनिंग के जो प्राइमरी है, अगर प्राइमरी ज्यादा है तो उसके मुकाबले में भी सेकेंडरी ज्यादा है। मसलन अगर प्राइमरी 100 है तो हमारे पास जो 100 है और वो जाकर मजीद 100 आयन पेयर जनरेट कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी, तो ये आपके पास डिपेंड करता है उस 100 पे जो प्राइमरी है। अब अगर उस प्राइमरी को आप कम रखेंगी तो वहां पर जो सेकेंडरी आयनाइजेशन है वो भी कम हो जाएगी, तो इस वजह से इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। ओके, the pulse height at the output is proportional to the energy deposited by radiation inside the detector. Therefore, particle identification and energy measurement is possible. जो proportional region है वहां पर जो पल्स हाइट होता है वो प्रोपोर्शन होता है प्राइमरी या जो इनिशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियल एनर्जी कहाँ से आती है? जो रेडिएशन यहाँ पर डिपॉजिट करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप प्रोपोर्शनल काउंट रीजन में हैं तो आप इंसिडेंट एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा इसमें यह है कि इसमें वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो आयनाइजेशन में था। आयनाइजेशन में यह था कि लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोपोर्शनल है उसमें अगर आप वीक एनर्जी वाला पार्टिकल एंटर होगा तो वो एक आयन पेयर जनरेट कर लेगा और फिर मजीद मल्टीप्लिकेशन से वो मैग्नीफाई हो जाएगा। जो एम्प्लीफिकेशन होगी तो वो हमें बता सकता है कि यहाँ पर रेडिएशन डिटेक्ट हो सकता है इवन वीक। तो ये ज्यादा सुपीरियर है कि अगर आप पोटेंशियल को ज्यादा करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल रीजन आपको वीक या वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स जो जो एनर्जी वाइज कम है उसको भी डिटेक्ट करवा सकते हैं। An alpha particle and an electron having the same energy and entering either of the detector will give a different signal. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटरेक्शन
प्रोबेबिलिटी मुख्तलिफ है, ये हम पढ़ चुके हैं। अल्फा पार्टिकल एक तरह से इंटरेक्ट करता है, आयन जनरेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी तरह से कर सकता है। तो दोनों की जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन प्राइमरी है वो डिफरेंट होगी, तो उस हिसाब से उनका जो सिग्नल होगा वो भी डिफरेंट होगा, या उनके जो काउंट से, फॉर एग्जांपल अगर हमने एमीटर लगाया, इलेक्ट्रॉन इंटर होता है एक एनर्जी से, और उसी एनर्जी के बराबर अगर अल्फा इंटर होता है, तो दोनों की इंटरेक्शन मुख्तलिफ होती है। जब इंटरेक्शन मुख्तलिफ होगी, डिपोजिशन ऑफ एनर्जी मुख्तलिफ होगी, तो वहां पर जो सिग्नल होगा या जो करंट होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन इससे हो सकती है अलॉन्ग विद एनर्जी। अब अगर डिफरेंट एनर्जी है तो अल्फा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को, बीटा को, कोई हैवी आयन को हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल रीजन में आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। द अल्फा पार्टिकल सिग्नल विल बी बिगर, अल्फा पार्टिकल के सिग्नल्स बिगर होंगे देन द इलेक्ट्रॉन सिग्नल, बिकॉज द रेट ऑफ आयनाइजेशन मुख्तलिफ होती है, या प्राइमरी रेट ऑफ आयनाइजेशन मुख्तलिफ होती है। दिस रीजन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीजन और प्रोपोर्शनल काउंटर, इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन और प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस आइडेंटिफिकेशन के अगर आप किस रीजन में, या आप उस डिटेक्टर को फॉर विच पर्पस यूज करना चाहते हैं, आया आप उसको आयनाइजेशन रीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि चाहिए आपको कि सिर्फ एनर्जी आपको हो, लेकिन एनर्जी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं रीजन नंबर 3 में, लो एनर्जी को नहीं डिटेक्ट कर सकता। प्रोपोर्शनल में लो एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज वाला गेम है ये आपको इंक्रीज और डिक्रीज मुख्तलिफ डिटेक्टर्स टाइप में ले जा सकता है कि किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर कहीं पर आप सर्वे कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि जी यहाँ पर किस किस्म के रेडिएशन है, वो अल्फा पार्टिकल है, गेमा है, एक्सरेज है, इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल है, या कोई और हैवी आयन है, तो आप उसको प्रोपोर्शनल रीजन में रखेंगे तो आपको बता सकता है कि जी ये वाला पार्टिकल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गेमा है, ये एक्सरेज है, एंड सो ऑन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 4 को अगर आप देखें, दिस इज द जीएम रीजन। जीएम रीजन वो रीजन है जिसमें कि वोल्टेज V3 और V4 और V3 और V4 के दरमियान अगर आप देखें तो ये दोबारा राइज शो हो रहा है, एंड दिस इज सिमिलर टू द 3 रीजन। लेकिन होता यह है कि प्रोपोर्शनल में मसला यह है कि प्रोपोर्शनल आपको सेकेंडरी जनरेट करके बताता है, लेकिन अब अगर सेकेंडरी को भी आप एनर्जाइज करेंगे तो होता यह है कि वो जो गैस है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट करवा देता है। मतलब इसका ये है कि जो छोटी सी वोल्टेज में डिफरेंस है वो उसको मैक्सिमम आयनाइजेशन पे ले जाता है, जिसको कहते हैं एवलांच। तो ये रीजन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको हम उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको हम प्रोपोर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दिस रीजन विद अ वोल्टेज बिटवीन V3 and V4, the electric field inside the detector is so strong that a single electron ion pair generated in the chamber is enough to initiate an avalanche of electron ion pair. Avalanche का मतलब ये है कि सेकेंडरी से ऊपर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है पूरा एक रश बन जाता है जिसको एवलांच कहते हैं। तो छोटी सी अगर थोड़ा सा भी लो एनर्जी का पार्टिकल एंटर होता है तो वो जाकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट करता है वो जाकर मजीद एवलांच जनरेट कर लेता है। दिस एवलांच विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सिग्नल विद अ शेप एंड हाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी आयनाइजेशन। अब मसला ये है कि वीक पार्टिकल का मतलब है वीक एनर्जी वाइज पार्टिकल, और जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला पार्टिकल है वो दोनों एवलांच जनरेट करते हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सकते। तो जो प्राइमरी आयनाइजेशन है उसके हिसाब से उस पर वो डिपेंड नहीं करता। प्राइमरी आयनाइजेशन चाहे जो भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन दोनों का आउटपुट क्या होता है, एवलांच होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन जरा पॉसिबल नहीं है। A signal that depends a signal that depends and okay, read this one again.
This avalanche will produce a strong signal with a shape and height independent of the primary ionization and type of the particle. Type of the particle भी यहाँ पर identification नहीं हो सकती जिस तरह के proportional में था. A signal that depends only on the electronics of a detector. Region number 4 is called the GM region. GM counter are very useful because their operation is simple and they provide a very strong signal, so strong that a preamplifier is not necessary. Preamplifier हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर सिग्नल बहुत वीक है तो उसको एम्पलीफिकेशन के लिए हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, लेकिन GM काउंटर में इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत छोटा सा एनर्जी वाइज रेडिएशन जो है वो एवलांच जनरेट कर लेता है, तो इसमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं होती. लेकिन आइडेंटिफिकेशन और एनर्जी जो है उसमें हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिर्फ प्रेजेंस के लिए कि है रेडिएशन या नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है. नो, वी कैन नॉट डू दिस वन. उसके लिए हमें वोल्टेज कम करना होगा और हमें प्रोपोर्शनल में जाना होगा. So they can be used with any kind of ionizing radiation with a different level of efficiency. The disadvantage of GM counter is that their signal is independent of the particle type and its energy. न energy हम measure कर सकते हैं, न type of the particle को identify कर सकते हैं. Therefore, a GM counter provide information only about the number of particles. Number of particles मतलब कहीं पर एक वाकया हो गया, कहीं पर लीकेज होगी रेडियोएक्टिव मटेरियल की, वहां पर वो मौजूद है या नहीं है, उसके लिए आप GM रीजन को यूज कर सकते हैं. कौन सी है वो कौन सी के लिए आपको प्रोपोर्शन में आना होगा. Another minor disadvantage is their relatively long dead time. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मसला इसका ये है कि जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रजिस्टर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 माइक्रोसेकंड चाहिए और जो आयन है उसको 1 मिली सेकंड चाहिए. अब ज़हन में जरा ले आए कि मजीद आयन्स बढ़ते जाएंगे, प्लेट्स पे रश बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ते बढ़ते एवलांच हो जाए तो मसला इसका ये होगा कि प्लेट्स इतनी बिजी हो जाएंगी रजिस्टर करने में कि वो मजीद जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं वो तो आ रहे हैं, आयनाइजेशन तो कर रहे हैं, एवलांच तो कर रहे हैं, लेकिन प्लेट्स इतने बिजी हैं कि वो रजिस्टर करवा नहीं सकता. तो वो कहलाता है द डेड टाइम. यहाँ पर जो डिटेक्टर होगा वो प्रैक्टिकली डेड होगा. डेड का मतलब है कि वो किसी भी इनकमिंग पार्टिकल्स को रेडिएशंस को रजिस्टर नहीं करवा सकता जब तक कि उसके पास जो मजीद अभी वो जो पहले से मौजूद है उसको वो रजिस्टर ना करें. तो उनको रजिस्टर करने के लिए कम अज कम 100 से लेकर 300 माइक्रोसेकंड दरकार होगी. तो 100 अगर 300 माइक्रोसेकंड के बाद कोई रेडिएशन आता है तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं. विद इन दैट गैप नो. तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है GM काउंटर की कि वो स्लो है. रीजन नंबर 4. अब रीजन नंबर 4 को देखें तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है दे आर राइजिंग. अब जहन में जरा ले आए कि अगर 4 और से ऊपर चलते जाएंगे फिफ्थ की तरफ तो ये गैस इतना ज्यादा आयोनाइज हो जाएगा कि पूरे एक डिस्चार्ज पास हो जाएगी. तो प्रैक्टिकली वो गैस पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम यूटिलाइज कर सकें एज अ गैस वॉल्यूम. If the applied voltage is raised beyond the value 4, that is the 4, a single ionizing event initiate continuous discharge in the gas. इतना ज्यादा पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है कि छोटा सा जो पार्टिकल एनर्जी वाइज एंटर होता है वो बहुत ज्यादा, एक तो एवलांच होता है वो जो GM रीजन में, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा एनर्जाइज करेंगे तो वो पूरा डिस्चार्ज जनरेट कर लेता है और जो गैस होगी वो बिल्कुल फुली आयनाइज हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी. एंड द डिवाइस इज नॉट अ प्रैक्टिकल डिटेक्टर एनीमोर. नो गैस फील्ड डिटेक्टर शुड ऑपरेट विद अ वोल्टेज V greater than 4. तो GM जो रीजन है वो बिल्कुल लास्ट है. तो ये हमारे पास डिटेक्टर की लिमिटेशन है. लिमिटेशन का मतलब ये है कि अगर हम 0 से ले लें तो 0 पे रिकम्बिनेशन होती है. इससे 0 पे उसको हम अगर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, अगर वोल्टेज 0 है तो वो प्रैक्टिकल डिटेक्टर नहीं है. और अगर वो 4 से ऊपर चला जाएगा तो वो प्रैक्टिकल डिटेक्टर नहीं है. 0 पे या 0 से थोड़ा सा ऊपर रिकम्बिनेशन रीजन है, प्रैक्टिकल डिटेक्टर नहीं है ये. लेकिन अगर 4 से ऊपर चला जाए और वो जाकर
जो 4 रीजन है, जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज है, वहां पर भी डिटेक्टर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये जो काउंटर वो है, इसकी हमारे पास एक खास लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है वोल्टेज, कि खास वोल्टेज में रहते हुए उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर इसको आप देखें तो जो रीजन नंबर 4 में 2 रीजन है, उसमें हम अल्फा बीटा गैमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अल्फा बीटा गैमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 3 लाइंस बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप 4 और 5 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सो दिस इज गॉन। लेकिन 1 को आप देखें तो जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल की है, बीटा की है और गैमा की है, वो डिफरेंट है। तो अब अगर 0 से लेकर 3 लाइंस शो हो रही है, तो इसका मतलब है दीज कैन बी आइडेंटिफाई इन दीज रीजन्स, लेकिन जीएम काउंटर रीजन में इम्पॉसिबल। सो ये हमारे पास जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं, वो बेसिकली इस बेस पे काम करता है। एंड आई थिंक दिस इज एनफ, आज के लिए एनफ है। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो श्योर। जी, क्वेश्चन आप कर सकते हैं जी, वन बाय वन। सर जी जी دا انا سامسونګ دغه چې په دې کې تاسو وایي چې دا دغه د لو پارټیکل انرژي چې کومي دا پارټیکل نشي کېدل په پیژنې کم ریجن کې کم یو کې आयनाइजेशन रीजन आयोनाइजेशन کې دا دی، आयोनाइजेशन کې مسله دا ده रीजन नंबर 4 सर نه صبر کړه، یہ क्वेश्चन आंसर ورکوم. ریجن نمبر 2 کې چې کوم आयोनाइजेशन रीजन دی، زموږ سره په دې کیس اس گیس डिटेक्टर में हमारे पास कम से कम 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार होगी। तो अब अगर इससे कम होगी तो क्या आयन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकता है? द आंसर इज नो। जब नहीं होगा तो आपके पास आयन कलेक्शन किसकी आप करेंगे? तो इस वजह से जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इस डिटेक्टर के लिए वो 30 प्लस, 30 तो मिनिमम है, 30 प्लस होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 10 को जरा देखें तो वहां पर वो जो स्लाइड है ये वाला 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए है, और अगर 3 फॉर एग्जांपल MeV है विच इज क्वाइट हायर देन द 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। अब अगर एग्जैक्टली 30 चाहिए और 30 आप प्रोवाइड करें तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। यस सर। अब अगर इसको आप 60 करेंगे तो 2 बनेंगे एंड सो ऑन। बस समझ में आ गया? सो दैट्स द रीजन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। रीजन नंबर 4 ने द सेकेंडरी आयोनाइजेशन खत्म शो गाना ना द सेकेंडरी आयोनाइजेशन सेवांशु, दुमरा सेवांशु इतना ज्यादा हो गया है कि वो एवलांच जनरेट होता। फॉर एग्जांपल अगर रीजन नंबर 3 को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो प्राइमरी आयन है वो सेकेंडरी आयन एक जनरेट कर लेता है, 1:1 रेशो है। लेकिन अब अगर आप रीजन 4 को देखें जिसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो एक इतना ज्यादा एनर्जाइज है कि वो बहुत सारे मजीद सेकेंडरी आयन पेयर्स जनरेट करवा सकते हैं, which is known as an avalanche, right? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी दी रीजन 5 किसे चल की? रीजन 4 सर रीजन 4 में देखें, इस फिगर को जरा देखें ना, सो 3 और 4 में राइज शो हो रहा है, नजर आ रहा है? यस सर। ये राइज का मतलब ये है, इसको जरा समझे, अगर 3 को आप समझ गए तो 4 आसान है। अब यहाँ पर जो रीजन नंबर 2 है इसमें मजीद आयनाइजेशन नहीं हो रही, जो प्राइमरी है उसी को कलेक्ट कर रहा है। समझ बात आ गई है? ये स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट, यू सी। अब यहाँ पर जैसे ही आप 3 रीजन में एंटर होते हैं वहां पर राइज शो हो रहा है, 4 में भी राइज शो हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? प्राइमरी तो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, प्राइमरी आयनाइजेशन तो रजिस्टर करवा सकता है, करवा दिए, लेकिन जो 3rd और 4th है ये सेकेंडरी आयनाइजेशन पे बेस करता है। जो सेकेंडरी आयनाइजेशन है वो 5 में
5 में तो सर पाइप में इतना ज्यादा क्यों होता है? वोल्टेज की वजह से है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आप चार्ज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो चुके हैं, एवलांच हो चुका है, 4 में एवलांच हो चुका है, पहले से बहुत ज्यादा मौजूद है। प्लीज स्टॉप दिस सांग बन के यार दा सोक दी माड़ा गॉड से क्या तासु क्लास अखलई क्लास दे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता सो माड़ा सर जी पे रीजन नंबर 4 की सर da tasu bia pe YouTube او په Facebook باندې شیر کی چې لکه رزوم کلاس بیا ځان پس په خپل خان نه په کار سي کې خنداګانې په ځان پسې کول دي بیا نو سبې کې सर जी बदे रीजन नंबर जीएम काउंटर की सर जी कम दे सेकेंडरी वो होम साइनाइजेशन की ना सर सेकेंडरी देखें सेकेंडरी तो थर्ड में स्टार्ट हुआ है, लेकिन सेकेंडरी मजीद टर्शरी एंड जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें कि वो इतने ज्यादा कर लेता है कि एक पार्टिकल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करवा सकता है। तो अब जब इतनी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली एक एवलांच जनरेट हो जाएगा। तो जो छोटा एनर्जी वाला पार्टिकल होगा या बिग होगा, दोनों का रिस्पांस सेम होगा। तो इस वजह से जो जीएम रीजन है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, इस तरह की प्रोपोर्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन द फोर्थ वन वी कैन नॉट यूज। हाँ, प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी चार्ज पार्टिकल की हो जाती है कि वो गैस को डिस्चार्ज कर लेता है, बिल्कुल आयोनाइज कर लेता है। आयोनाइज का मतलब है कि मजीद हमारे पास गैस मौजूद ही नहीं है कि उसको हम रजिस्टर करवा सकें गैस के रेडिएशंस के लिए। तो दिस इज इसके बाद क्या होता है सर 5 के बाद? इसके बाद जो डिटेक्टर होता है वो काम का नहीं होता, बस उसको आप फिर घर ले जाए। ऐसा डिटेक्टर नहीं है सर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। सर जी सर द बार न چې کوم دا پارټیکل لږی دی جیم کاونټر ته پته لګي دا الفا دا یا گیما دا یا داسې بیټا دا انرژي باندې پته لګي موږ دا انرژي डिटेक्टर शो کوي کنه مونږ ته چې کوم څومره انرژي مونږ ته انرژي نه پته لګي। लिसन टू मी। अब अगर जो डिटेक्टर है वो बेसिकली आपके पास 2-3 काम करता है, लेकिन जो मेन पर्पस है एक तो उस एनर्जी का है, एनर्जी मेजरमेंट, मोमेंटम मेजरमेंट और पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन है। अब जितने भी यहाँ पर जो रीजन्स हैं 2, 3, 4 इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सच पर्पस। अब जो प्रेजेंस है वो जीएम काउंटर रीजन बताता है और जो प्रोपोर्शनल रीजन है वो आपको बताता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। और जो आपके पास आयनाइजेशन रीजन है वो एनर्जी आपको, तो एनर्जी अगर आगे तो मोमेंटम भी आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा एक और बात हमारी जो क्लास है वो मंडे को 3:30 और फ्राइडे को 3:30 पे होगी। अच्छा यस सर मंडे एंड फ्राइडे, ये मैंने उनको भी बता दिया है डिपार्टमेंट वालों को भी। 3:30 मंडे और फ्राइडे, रिपीट मंडे एंड फ्राइडे 3:30, राइट सर? तो क्लास पे के संडे तक है सर यो क्लास पे के संडे शीनो संडे माने पहले एलएमएस माने सब बोझ नहीं सर। मेन प्रॉब्लम वो एक मुझे जाकर ये मंडे फ्राइडे यस 3:30 यस सर सही है सर जी मंडे फ्राइडे सर जी अटेंडेंस सर ना टाइम हम सिट सर हमारे संडे माने सोक नहीं एलएमएस माने बस मसला बना के डाल दिया संडे ड्यूटी नहीं है रहा संडे वाले सर द क्लास इज संडे वाले ग्रुप ऑडियो पूरा करना यार बस सर जी द अटेंडेंस is sir okay if no question then we are going to stop this one. थैंक यू सर recording attendance